काली मंजिल में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी में छुपा है अंधेरा और हर कदम पर इंतजार करता है भय। सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे डरावने सफर से। मेघा स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती थी। उसकी आवाज में एक अलग तरह की मिठास थी। ऐसा लगता था जैसे कोई साज उसकी धड़कनों पर चल रहा हो। पर उसकी असली जिंदगी क्लासरूम के बाहर शुरू होती, जब छात्र चले जाते, पर्दे गिरते और किताबें अपनी जगह पर लौट आती। तब मेघा और रवि एक दूसरे के लिए बने पल ले लेते। रवि गणित पढ़ाता था, उसकी बातों में सादगी और उसकी हंसी में बचपन की नरमी। दोनों की चाहत इतनी गहरी थी कि शब्दों से परे ज्यादा कुछ कहने को भी नहीं बचता था। उनकी नज़रों की मध्यम झलक, हाथों की हल्की टक्कर और एक दूसरे की सांसों में खो जाने की खामोश चाहत ही काफ़ी थी। उनका रिश्ता स्कूल का गुप्त सा तिलिस्म बन गया। छात्र छात्राएं नहीं जान पाते थे कि उन दो कक्षों के बीच कितनी गर्मी और कितनी मधुर लहरें चलती हैं। वो चुपके से मिलते, धीरे धीरे बातें करते और कभी कभी एक दूसरे को बस इतना बोल देते कि बाकी सब कुछ अनकहा ही सही पर समझ में आ जाए। प्यार में उनके बीच में जो था वो किसी उच्च श्रृंखलता का नहीं था। वो एक तरह की अनुशासित चाह थी, एक दूसरे की आत्मा तक पहुंचने की चाह। पर स्कूल में एक और इंसान था जिसकी चाहत अलग थी, प्रिंसिपल आनंद पाठक। आनंद पाठक का नाम ऐसा था कि सब आदर से उसकी तरफ देखते थे, पर आदर की परत के नीचे उसकी आत्मा में कुछ और था। एक नीचे दबा हुआ नियंत्रण जो किसी का भी पीछा करता और उसे तोड़ देता। उसे लगता था कि सभी नियम उसके बनाए गए हैं और जो नियमों को चुनौती दे उसे सबक सिखाना उसकी जिम्मेदारी है। उसने कई बार मेघा से टूटी फूटी बातों के बहाने झूठी शिकायतें की और रवि की नज़रों में उसकी रुखावट को दर्ज कर लिया। वो चाहता था कि स्कूल की सारी इच्छाएं उसकी कहन से चलें, और जिस चीज़ ने उसे सबसे ज़्यादा चुभाया वो थी मेघा और रवि की नज़दीकियाँ। उसे ये बर्दाश्त न था कि कोई उसकी सीमा पार करे। एक रात क्लास खत्म होने के बाद मेघा और रवि फिर मिले। उनकी बातों में जज्बातों का एक तूफान था, एक दूसरे को खो देने का डर और एक दूसरे को पाकर जी उठने की चाहत। तब अचानक स्कूल का फ़ोन बजा, प्रिंसिपल का बुलावा। मेघा ने हिचकिचाहट के साथ पोस्टर, कॉपियां और अपनी किताबें संभाली और प्रिंसिपल के कार्यालय की ओर बढ़ी। रवि ने उसे हाथ दबाकर रोकने का प्रयास किया, पर मेघा जानती थी कि सामना करना ज़रूरी है। उसने सोच लिया था कि जो भी कहेगा वो सच्चाई से लड़ेगी, अपनी मर्यादा बरकरार रखकर। प्रिंसिपल के कमरे में बात की शुरुआत सामान्य रही, आदेश, कुछ तर्क, फिर अचानक एक सवाल जिसने माहौल बदल दिया। आनंद ने इतनी ठंडी आंखों से पूछा कि मेघा का गला सूख गया। उसने उसके संबंधों पर, उसकी शख्सियत पर, उसकी मर्यादा पर टिप्पणियां की, किसी की तरह नहीं बल्कि किसी अधिकारी की तरह जो सब कुछ तय कर रहा हो। रवि का नाम बीच में आने पर आनंद ने उस पर तीखी टिप्पणी की। उससे साफ दिखा कि उसे ये सब गलत लग रहा था। मेघा ने चुप्पी तोड़ी, गरिमा से अपनी बात रखी, पर आनंद के शब्दों में कोई मानवीय नरमी नहीं थी, वे कटु आदेश थे। कुछ दिन बाद वो खबर आई, आनंद पाठक को अचानक अस्पताल में ले जाया गया। कहा गया कि दिल का दौरा पड़ा। कुछ ही घंटों में वो चल बसे। स्कूल में शोक फैला, पर कुछ लोगों की निगाहें अजीब सी थी। वे वही लोग थे जो आनंद के निर्णयों से जुड़े हुए थे। मेघा की रगों में जैसे कुछ कड़क उठा। उसने चिंता महसूस की, पर फिर जिंदगी की रूटीन में डूबते हुए वो सोचने लगी कि शायद ये बस एक घटना थी। पर रातें सुलाने को तैयार नहीं थी। खामोशी में कुछ आवाज़ें थीं जो सिर्फ उसे सुनाई देती थीं, किसी की सांस की, किसी की आहट की, किसी की पूछताछ की। उसके समझ में आया कि कुछ भी सामान्य नहीं है। एक एक करके छोटी छोटी घटनाएं हुईं। स्कूल में अजीब चीज़ें गायब होना, बच्चों के नोट्स पर अचानक रंगीले निशान, कागज़ों के बीच पन्ने जो अटूट चिल्ला रहे थे। कुछ लोग कहते कि ये सब सिर्फ दुर्घटनाएं हैं, कुछ कहते साजिश है। पर मेघा के दिल में एक अजीब यकीन पनप गया। उसे लगा कि आनंद का जाना किसी चीज़ को छुपा नहीं पाया। उस यकीन में एक आवाज़ और जुड़ गई, एक धीमी बदले की आवाज़ जो रातों में उसे जगाती और कहती, सच सामने आएगा। मेघा की चाहत और रोष दोनों एक साथ उभरने लगे। उसने रवि से ये सब साझा किया। रवि पहले विरोध करने लगा। उसने कहा कि इस तरह की सोच किसे फायदेमंद करेगी, किसे चोट पहुंचाएगी। पर जब उसने कुछ कागज़ देखे, कुछ पुराने पत्र, कुछ गवाहों की बातें सुनी तो उसकी आंखों में एक आग सी निकल आई। अब दोनों ने मिलकर उन कागज़ों की तह लगानी शुरू कर दी जो पुराने कार्यालय में छुपे थे।
मेघा ने जब पहली बार पढ़ा कि कुछ छात्राओं ने किस तरह की अपमानजनक घटनाओं का जिक्र किया था तो उसके हाथ से कागज गिर पड़ा। वो हिल गई, पर रोष उसका साथी बन गया। उसने सोचा कि यदि आनंद ने इतनी बेधड़कता से अन्य लोगों की मर्यादा तोड़ी है तो उसे खबरदार किया जाना चाहिए। पर जो बड़ा सच था वो ये कि आनंद सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो उस व्यवस्था का चेहरा था जिसने समय के साथ ऐसे अपराधों को ढक दिया था। मेघा ने ठान लिया कि ये चुप्पी टूटेगी, चाहे कोई कुछ कहे या ना कहे। धीरे धीरे स्कूल में चीजें तीखी होती गईं। उन लोगों के साथ जो आनंद के कदमों पर चलते थे कुछ अनहोनी होने लगी। एक एक करके जिनके घरों में आनंद की तारीफ रहती, वहां झगड़े हुए, रिश्ते टूटे और कुछ का स्वास्थ्य बिगड़ा। स्कूल वाले अफसर इसे दुर्घटनाएं कहकर पचा देते, पर मेघा के अंदर एक नया स्फुरण आ गया, आत्मा का स्फुरण। रातों में उसे एक आवाज बुलाती, न तो मानव स्वर, न पूरी तरह किसी परछाई का, बल्कि किसी रावण सी ऊर्जा की किरण। वो आवाज कहती, जिन्होंने अन्याय किया उन्हें जवाब देना होगा। एक रात मेघा अकेले स्कूल लौटी। उसने प्रिंसिपल के पुराने अलमारी से कुछ दस्तावेज निकाले, वे दस्तावेज जिनमें छात्राओं की शिकायतें थीं और जो किसी के डर से दबा दिए गए थे। उसने सब कुछ संभालकर अपने घर ले आई और उस रात रवि को दिखाया। रवि ने पढ़ते पढ़ते अपना चेहरा बदलते देखा। पहले में सन्नाटा, फिर घनघोर गुस्सा। दोनों एक दूसरे के बीच खामोश रहे। उनकी सांसें तेज थी, पर अब ये गुस्सा व्यक्तिगत नहीं रहा, ये न्याय की आग थी। उन्होंने तय किया कि ये बात चेतावनी के तौर पर सामने लानी होगी, पर किस तरह? वे सबूत स्थानिक नहीं थे, वे सच थे। पर जब सच सामने आता है तो उसे मानने में लोग हिचकते हैं। मेघा ने तय किया कि वो अपने तरीके से सच्चाई लाएगी, ना हिंसा से, पर न्याय से और परछाइयों की मदद से। पर यह मदद सामान्य परछाइयों वाली नहीं थी, ये उन आवाजों की थी जो अनसुने रहे। रातें बदलती रहीं। मेघा को एक अजीब शक्ति महसूस होने लगी। वो ऐसा कह सकती थी कि किसी की नींद टूटे, किसी के दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं। वो अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि किसी नेत्रहीन प्रेरणा से चलती, जैसे किसी ने उसकी उंगलियां पकड़ी हों और निर्देश दिया हो। पहले वो डरती थी, पर धीरे धीरे उसने इस शक्ति को अपनी ज़रूरत समझ लिया। ये शक्ति किसी भी तरह की बर्बरता को नहीं बढ़ाती थी, ये सिर्फ सच लाती थी और सच को सुनने लायक बनाती थी। मेघा और रवि ने मिलकर योजनाएं बनाईं। उन्होंने उन लोगों के घरों पर उन दस्तावेजों की प्रतियां भेजनी शुरू की, चुपके से, बिना किसी शोर या शो के। साथ ही वे उन बच्चों से मिलने लगे जिन्हें डर था और उनकी बातें सुनी। हर कहानी जैसी निकली दिल दहला देने वाली थी। अनुशासन के नाम पर दबाव, मर्यादा का उल्लंघन और उन आवाज़ों का मुंह बंद होना। जिस स्कूल को सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए था, वहां छुपा हुआ था एक अंधेरा। अब उसे उजागर किया जाना था। कुछ महीनों में माहौल बदल गया। लोग फुसफुसाने लगे, किसने क्या पढ़ा, किसने क्या भेजा। आनंद के समर्थक डरने लगे। पर सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब स्कूल ने एक स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें आनंद का सम्मान करने का फैसला था। कई लोग आए, पर मेघा का इरादा शांत नहीं था। वो जानती थी कि ये समारोह उसका मौका है। मौका अदालत जैसा नहीं, पर सुनवाई जैसा। उसने सबूतों की रचनात्मक प्रस्तुति की योजना बनाई, बिना किसी हिंसा के, बस शब्दों, दस्तावेजों और जज्बातों से। दिन आया, सभागार भर गया। मेघा ने मंच पर एक कागज रखी, मात्र कुछ पन्नों का आश्वासन। उसने जानबूझकर उन पन्नों को सार्वजनिक स्थानों पर रखा, जिससे लोग उनसे गुजरते हुए पढ़ें। पन्नों में पुरानी शिकायतों के अंश, गवाहों की घोषणाएं और पत्र थे। कुछ लोगों ने गुस्से से पन्नों को फाड़ने की कोशिश की, पर जब बाजार ने देखा कि ये बात आम हो गई है, तो धीरे धीरे सबने ध्यान देना शुरू किया। भीड़ में हल्ला हुआ और कुछ लोगों ने उन पन्नों को उठाया और पढ़ा। मेघा ने मंच से चुपके से देखा और देखा कि कुछ चेहरों पर रंग उड़ रहे थे, कुछ आंखें लाल हो रही थीं और कुछ लोग बस खामोश थे। फिर उस रात कुछ अजीब घटा। सभागार की बत्तियां अचानक चली गईं। अंधेरा घिरा और एक ठंडी लहर दौड़ी। कुछ लोगों ने रोशनी लौटाने की कोशिश की, पर एक धीमी, बिल्कुल खाली आवाज ने सभागार के बीच में गूंजना शुरू किया, सत्य अब सामने आएगा। किसी ने सोचा कि ये कोई शरारत है, पर आवाज में एक ऐसी ठहराव थी जिसकी नकल नहीं की जा सकती थी। लोग सहम गए और तभी जैसे किसी ने पर्दा हटाया हो,
कुछ दस्तावेज जो मेघा ने चुपके से कहीं छुपा रखे थे, एक एक करके लोगों के हाथों में पहुंचने लगे। वो दस्तावेज जिनमें आनंद के उन कृत्यों का जिक्र था जिन्हें छुपाया गया था। भीड़ में चीखें निकलीं, कुछ लोग लड़खड़ा गए और कुछ कानों में कानों ने बातें फैला दी। अगली सुबह शहर हिल गया, अखबारों में खबरें आईं। लोग पूछने लगे कि आखिर इतने सालों से ये बात क्यों छुपी रही। फिर एक अजीब बात हुई। आनंद के पुराने सहयोगी जो पहले उसकी तारीफ करते थे, अब चुप रह गए। कुछ ने अदालत में शिकायत दर्ज कर दी और कुछ ने भागने की योजना बनाई। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि आनंद स्वयं सामने नहीं आया। वह जिसकी तारीफ का शोर मचाना था, वो अब कहीं नहीं दिखा। लोग कहते कि उसने देश छोड़ दिया, कुछ कहते कि वो मर गया, पर मेघा जानती थी कि सच कुछ और ही था। वह सच जिसे रातों की परछाइयों ने अपने हाथों से किया था। समय बीता, कानूनी लड़ाई शुरू हुई, पर न्याय की प्रक्रिया धीमी थी। मेघा और रवि ने सोचा कि कानून तो चलेगा, पर सच्चाई का एक और चेहरा था जिसे उन्होंने अनुभव किया था। उन रातों में जब स्कूल खाली होता, कुछ आवाज़ें आती, कभी किताबें अपने स्थानों पर चली आना, कभी किसी की कलम अपने आप गिर जाना, और कभी कभी बच्चों की किताबें जो बिना छुए खुल जाती, जैसे कोई पढ़ रहा हो। लोग डरने लगे, पर डर के बीच भी बच्चों के चेहरों पर सुरक्षा के भाव आ रहे थे। वे कहने लगे कि किसी ने उनकी मदद की, बिना नाम के, बिना चेहरे के। फिर एक रात, जो कहानी की सबसे अहम रात थी, सब कुछ सुलझा। आनंद का कोई आखिरी प्रयास हुआ कि वो स्कूल के पुराने दस्तावेज और कुछ मंचीय सबूत नष्ट कर दे। उसने एक रात स्कूल में घुसने की कोशिश की, पर उस रात स्कूल पर ऐसे कई हाथ थे जो उसे रोकना चाहते थे, पर वे हाथ इंसानी नहीं थे। उसके कदम थम गए, उसकी सांसें रुक सी गईं और अचानक जैसा कुछ भारी हुआ। अगले दिन सिर्फ यह खबर आई कि आनंद की पास की गली में उसका अचानक शरीर मिला, पर शरीर में कुछ अजीब था। कोई गंभीर चोट नहीं, कोई स्पष्ट कारण नहीं। पुलिस ने इसे अजीब माना और जांच शुरू की। कुछ ने कहा कि तनाव था, कुछ ने कहा कि कोई नियति थी, पर मेघा ने देखा कि रातों की आवाज़ शांत हो रही थी। अंत में कोर्ट में उसका नाम लिया गया, सबूत पेश हुए और कई लोगों ने सच बताया। आनंद की सच्ची करतूतों के खुलासे ने उसे समाज से काट दिया। पर सबसे निर्णायक बात यही थी कि लोग अब कह रहे थे कि स्कूल अब सुरक्षित है, पर जिस रात आनंद का अंत हुआ, उस रात से पहले और बाद में कुछ नहीं बदला, पर कुछ जरूर बदल गया। सकलता और हिम्मत के बीच का एक अंतर खिंचा था। मेघा ने महसूस किया कि न्याय मिला, पर उसकी आत्मा के भीतर जो खरोंच रह गई थी, वो शायद भर न पाए। पर उसने यह भी देखा कि उसके और रवि के बीच जो चाहत थी, वो अब और गहरी थी। प्रेम ने उनके अंदर जो खालीपन था उसे भर दिया। कहानी के आखिरी पन्ने पर मेघा और रवि वहीं बैठे हुए थे जहां उनकी जिंदगी शुरू हुई थी, स्कूल की पुरानी बेंच पर। उनके हाथ एक दूसरे के हाथों में थे और उनकी आंखों में जो बातें थी वो न कहने चाह रही थी, पर समझ में आ रही थी। लोग आते जाते रहे, पर अब उनकी आवाज़ों में एक तरह की शांति थी। मेघा ने स्कूल की ओर देखा, जहां कभी डर की परछाई के निशान थे, पर अब बच्चों की हंसी गूंज रही थी। उसे लगा कि उसने कुछ बड़ा किया था। उसने सुनने की हिम्मत दिखाई और सुनवाया भी। बदला किसी की वीरता का परिमाण नहीं था, बल्कि उन आवाज़ों का प्रतिफल था जिसे कोई सुनता आया। उन्होंने प्रेम के जरिए अपने जख्मों को देखा और न्याय के जरिए अपना घर वापस पाया। रातों की परछाइयाँ शायद अभी भी स्कूल के किसी कोने में टहलती होंगी, पर अब वे वो परछाइयाँ नहीं थी जो डर देती। वे वो परछाइयाँ थीं जो याद दिलाती थीं कि जिन्होंने अन्याय किया, उनका खाता न पूछा गया तो भी सुलझता नहीं। मेघा कभी कभी रात में उठकर स्कूल की दीवार के पास खड़ी हो जाती और बस धीरे से कहती, शुक्रिया। वो जानती थी कि धन्यवाद किसे करना है, उस अनजानी शक्ति को जिसने सच को सामने लाया और उन हजारों आवाज़ों को जिनसे उसने दोस्ती की। रवि उसका हाथ पकड़े रहता और वे दोनों एक नई सुबह के इंतजार में मुस्कुराते रहते। एक नई सुबह जो न सिर्फ उनके लिए थी, बल्कि उन बच्चों के लिए थी जो फिर से बिना डर के पढ़ सकें। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, पर जो हुआ वो बतलाता है कि चाहत और बदले की आग कैसे एक साथ चल सकती है, कि प्रेम किसी को संजीवनी दे सकता है और कि जब सच्चाई सामने आती है तो अंधेरा भाग जाता है, चाहे वो अंधेरा इंसानी हो या परछाइयों का। मेघा ने अपने जीवन को वो शांति दे दी जो वो चाहती थी, प्रेम के साथ, न्याय के साथ और एक अनजानी परछाई के साथ जिसने उसकी मदद की। अगर आपको डर और रहस्य की ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो अभी काली मंजिल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली हर कहानी और भी अंधेरी और भी खौफनाक होने वाली है।